एक सीधा सा सवाल है, अगर काम पर जाते समय रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, तो क्या नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर कानूनी रूप से उसके लिए जिम्मेदार है? ये बहुत ही अहम सवाल है और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास आज दस्तावेजों का एक बड़ा ढेर है, सुप्रीम कोर्ट के 2025 के ऐतिहासिक फैसले की कॉपी और कुछ केस फाइल्स हैं। हम देखेंगे कि अदालतें आम मजदूर के हक में कानूनों को कैसे देखती हैं। सही कहा। और इन भारी भरकम कानूनी दस्तावेजों के पीछे ना एक बेहद दर्दनाक मानवीय कहानी भी छिपी है। ये बात साल 2003 की है। अच्छा, 2003 की बात है। हाँ, शाहू नाम का एक व्यक्ति था जो एक शुगर फैक्ट्री में नाइट वॉचमैन का काम करता था। रात 3 बजे उसकी शिफ्ट शुरू होनी थी और वो अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। रात के 3 बजे? बिल्कुल, लेकिन फैक्ट्री पहुंचने से सिर्फ 5 किलोमीटर पहले ही एक भयानक सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, और पीछे रह गई उसकी पत्नी देवशाला, 4 बच्चे और एक बूढ़ी माँ। इसके बाद शुरू हुआ एक शक्तिशाली बीमा कंपनी के खिलाफ उस गरीब विधवा का पूरे 20 साल का लंबा कानूनी संघर्ष। 20 साल का संघर्ष, मतलब ये वाकई दिल दहला देने वाला है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रोजगार की जिम्मेदारी सिर्फ ऑफिस के दरवाजे के अंदर ही शुरू होती है? यही तो इस पूरे केस की जड़ है। या फिर क्या एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी का एक अदृश्य बुलबुला या इनविजिबल बबल होता है जो घर से निकलते ही कर्मचारी के साथ साथ चलता है? ये बुलबुले वाली बात आपने बिल्कुल सही कही। इसीलिए हमें यहाँ अपनी गति थोड़ी धीमी करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी अदृश्य बुलबुले को कानूनी रूप दिया है। मतलब उन्होंने इसे तकनीकी नजरिए से नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने सामाजिक कल्याण के कानूनों को इस्तेमाल एक परिवार को बचाने के लिए किया। उन्होंने यहाँ थ्योरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन का सिद्धांत लागू किया। थियरी ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं आसान शब्दों में समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर एक कर्मचारी की ड्यूटी केवल कार्यस्थल की 4 दीवारी के भीतर ही खत्म नहीं हो जाती। काम की प्रकृति के आधार पर वो बुलबुला कार्यस्थल के बाहर उसके आने जाने के रास्ते तक खिंच जाता है। 1 मिनट, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा उलझ रहा हूँ। हमारे नोट्स में 1996 का एक पुराना फैसला है जो साफ कहता था कि रास्ते में होने वाली दुर्घटनाएं कवर नहीं होती। तो कोर्ट ने इस बाधा को कैसे पार किया? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, शाहू के परिवार ने एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्ट के तहत दावा किया था, लेकिन कोर्ट ने यहाँ ESI एक्ट यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के सेक्शन 51E का इस्तेमाल किया। हाँ, आप एक कानून का नियम उठाकर अचानक दूसरे कानून में कैसे फिट कर सकते हैं? यही तो इस फैसले का सबसे शानदार हिस्सा है। यहाँ कोर्ट ने इन पेरी मटेरिया सिद्धांत का इस्तेमाल किया। इन पेरी मटेरिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है समान विषय और समान उद्देश्य वाले कानूनों को एक साथ पढ़ना। चूंकि ESI एक्ट और कॉम्पेंसेशन एक्ट दोनों ही मजदूर समर्थक कानून है, इसलिए कोर्ट ने दोनों को जोड़ दिया। अच्छा, मतलब अगर ESI एक्ट में काम पर आने जाने को कवर किया गया है तो उसे कॉम्पेंसेशन एक्ट में भी लागू माना जाएगा? बिल्कुल सही। दोनों का उद्देश्य कर्मचारियों की भलाई है ना। तो मूल रूप से कोर्ट ने यहाँ कोई नया नियम नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ पुराने कानून के चश्मे का नंबर ठीक किया ताकि असली तस्वीर साफ हो सके। क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ESI एक्ट का वो स्पष्टीकरण वाला संशोधन 2010 में आया था। हाँ, यही मेरी अगली उलझन थी। शाहू की दुर्घटना तो 2003 में हुई थी ना? एकदम सही पकड़ा आपने। तो एक नया कानून समय में पीछे जाकर 2003 की पुरानी घटना पर कैसे लागू हो सकता है? मतलब ये तो कानूनी टाइम ट्रैवलिंग जैसी बात हो गई। इसे कानूनी भाषा में रेट्रोस्पेक्टिव डिक्लेरेटरी स्टैट्यूट कहते हैं। कोर्ट ने समझाया कि 2010 का नया नियम कोई नया अधिकार नहीं दे रहा था। तो फिर वो क्या कर रहा था? वो केवल ये स्पष्ट कर रहा था कि मूल कानून की भावना हमेशा से क्या थी। वो सिर्फ पुराने कानून के भ्रम को दूर कर रहा था। ओह, समझ गया। इसीलिए इसे पूर्वव्यापी यानी पीछे की तारीख से लागू किया गया ताकि 2003 की घटना को भी इसके दायरे में माना जा सके। बिल्कुल, ये वाकई बहुत तार्किक है। अब अगर हम आम जनता के लिए इसके व्यवहारिक असर की बात करें तो कोर्ट ने एक नेक्सस टेस्ट भी तय किया है। नेक्सस टेस्ट, इसे हम एक रबर बैंड की तरह समझ सकते हैं क्या? मतलब ये रबर बैंड कर्मचारी और उसकी नौकरी के बीच बंधा है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत अच्छी है।
जब कोई सीधा घर से ऑफिस जाता है तो रबर बैंड खिंचता है लेकिन टूटता नहीं है। तो सफर अब पूरी तरह कवर होता है, लेकिन कर्मचारी को समय, रास्ते और अपनी नौकरी के बीच एक सीधा संबंध यानी नेक्सस साबित करना होगा। और अगर वो रास्ते में अपने किसी निजी काम के लिए रुकता है, मान लीजिए वो सीधा काम पर जाने की बजाय फिल्म देखने चला गया या किसी रिश्तेदार के घर रुक गया, तो फिर वो रबर बैंड टूट जाएगा। ऐसे किसी भी पर्सनल डिटूर के दौरान हुई दुर्घटना कवर नहीं होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और कानूनी पेशेवरों के लिए भी ये फैसला एक मास्टर क्लास है। ये सिखाता है कि कैसे अलग-अलग कानूनों को एक साथ जोड़कर पढ़ा जा सकता है। एकदम सही। और कैसे स्पष्टीकरण वाले संशोधनों का इस्तेमाल करके पुराने मामलों में भी न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। ये फैसला वास्तव में मजदूर वर्ग के पक्ष में ताकत का संतुलन बदलता है। बिल्कुल। इसने ये सुनिश्चित किया है कि काम के जोखिमों का बोझ केवल एक कर्मचारी या उसके बेबस परिवार के कंधों पर न रहे। ये साबित करता है कि कानून एक सेफ्टी नेट है। हाँ, कोई तकनीकी फंदा नहीं जिसमें आम आदमी उलझ कर रह जाए। दयावुशाला की 20 साल की लड़ाई ने आने वाले कई परिवारों का भविष्य सुरक्षित कर दिया है। सच में। लेकिन चलते चलते एक विचार जो दिमाग में आता है, यदि ये नेक्सस टेस्ट और अदृश्य बुलबुला सफर को कवर करता है, तो आज के वर्क फ्रॉम होम के दौर में क्या होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर के ऑफिस रूम से पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाता है और उसे चोट लग जाती है, तो क्या भविष्य में कानून घर के अंदर की उस छोटी सी यात्रा को भी इसी तरह काम से जुड़ा हुआ मानेगा? खैर, ये सोचने वाली बात है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।